और अब थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल होगा, मजबूरी है क्योंकि आप वहाँ से भी जुड़े हैं। भाजपा में होने के बाद जितना भी मैं लोगों से सुना, जो आपके शब्द होते हैं, लोग कहता है कि पार्टी लाइन वाले नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो आप देखते हैं वही चीज़ें आप बोलते हैं, वो कभी नहीं बोलते हैं जो बनावटी चीज़ें होती हैं। सीए एनआरसी के दौरान भी आप जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके साथ थे भाजपा के में होने के बाद। तो क्या कारण है कि आप अपने आप को इतना स्वतंत्र रख पाते हैं भाजपा जैसी पार्टी में होने के बाद? डिस्ट्रिक्ट के प्रवक्ता हैं आप, मीडिया प्रभारी हैं, और लंबा अरसा आपने बिता दिया है आंदोलनों में, कैसे? दुख होगा इन सारी बातों को कहते हुए कि शुरुआत जहाँ से मैंने किया, कम्युनिस्ट पार्टी में रहा, और बुनियादी चीज़ों से कट जाने के बाद अपनी जड़ों से कट जाने का दुख क्या होता है उसको महसूस मैंने किया है। और उस पार्टी को छोड़ने के बाद लंबे समय तक मैं खाली रहा, पत्रकारिता करता रहा, साहित्य में रहा, रंगमंच करता रहा। बहुत सारी पार्टियों का ऑफ़र मेरे पास रहा कि आप आइए ज्वाइन करिए मुझे, और लगभग सभी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनसे मेरी बातचीत होती रही। सब किसी से मैंने एक ही बात कही कि बताइए कि मैं पार्टी ज्वाइन क्यों करूं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है। और दुर्भाग्य की बात है, हो सकता है कि मेरी कम समझ के मुताबिक मैं उनकी आइडियोलॉजी को नहीं समझ पाया हूं, या वो लोग मुझे समझा नहीं पाए हों। मैं वहाँ से वापस आया, और ऐसा नहीं है कि यूं ही किसी लालच में या कोई इस तरह की बात रही हो कि मैंने भाजपा ज्वाइन कर लिया ना। और मेरा मानना है कि मैं चेतनशील व्यक्ति हूँ, चीज़ों को समझता हूँ अच्छा बुरा। भाजपा में नहीं आऊँ तो अगर मुझे पॉलिटिक्स करने की इच्छा है, मन में है कि पॉलिटिक्स करूँ, इसलिए कि मैंने शुरू में भी इस बात को कहा था कि पॉलिटिक्स जो है हमारे वर्तमान भविष्य सबको प्रभावित करने वाला कारक है, और बिना पॉलिटिक्स में आए हुए आप चीज़ों में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सारे रास्ते यहीं से होकर निकलते हैं। आप इसको माने या ना माने, पत्रकारिता समाज नहीं बदल सकता है, साहित्य समाज नहीं बदल सकता है। वर्तमान समय में मेरा यही मानना है कि राजनीति ही समाज बदलेगा अगर राजनीति ढंग से की जाए। अगर जो राजनीति के लिए नहीं, राजनीति सृजन के लिए हो तब। तो मैं तो सपना देख के आया कि राजनीति मैं सृजन के लिए करूंगा, राजनीति के लिए नहीं करूंगा। मैं पार्टी में हूं, अगर कोई चीज़ मुझे लगता है गलत तो उसको बात बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? इसलिए कि मुझे लगता है कि कहीं पे कोई घाव है, कोई जख्म है, उसको दिखाएंगे तो इलाज होगा, छुपाएंगे तो नासूर बनेगा। मैं पार्टी विरोधी काम तो नहीं कर रहा हूँ, पार्टी विरोधी काम नहीं कर रहा हूँ। और पार्टी में सिर्फ झंडा ढोने का नाम पॉलिटिक्स नहीं है। मैं जिस समाज का प्रतिनिधि हूँ, मैं अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधि हूँ, तो अल्पसंख्यकों की जो बातें हैं उन बातों को तो मैं रखूँगा, उन बातों को बताऊँगा ना कि भाई मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, इनकी ये समस्याएं हैं, ये बातें इनको देखिए। किसके पास कहने जाऊँगा? मेरे ऊपर का लीडरशिप जो है वहाँ तक बात पहुँचाऊँगा। मैंने तो यहाँ तक के देखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय आंख बंद करके 15-20 साल तक जिन लोगों को सपोर्ट किया है, उन लोगों ने तो मात्र इमोशनल ब्लैकमेल किया है, डर दिखाकर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाजपा मुसलमानों का हितैषी है, राजद मुसलमानों का हितैषी है, कांग्रेस मुसलमानों का नहीं। मेरा ये मानना है कि अल्पसंख्यक समाज की स्थिति वर्तमान में दलितों से भी बदतर है। वो आर्थिक मोर्चे पे हो, राजनीतिक मोर्चे पे हो, सांस्कृतिक मोर्चे पे हो, किसी भी मोर्चे पे, तो इनके बहुत सारे समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। मुसलमानों के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए किस तरह की योजना है? योजना जो कागज़ में है मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, धरातल पे जो योजना है उनकी बात मैं कह रहा हूँ। कितने हैं इनके बेटरमेंट के लिए, क्या हो रहा है? आज भी लोग तो कहते हैं मुसलमान है तो ठेला चलाने वाला होगा, टांगा चलाने वाला होगा, वो दर्जी होगा, वो लोहार होगा, वो जूता बनाने वाला होगा, वो कपड़ा सिलने। ये गैरत की बात है भाई। इस हिंदुस्तान की दूसरी बहुसंख्यक आबादी और आपकी स्थिति दलितों से बदतर है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कह रहा हूँ। हम अलग अलग पार्टी के मुस्लिम मुखौटे मात्र हैं, हम लीडर नहीं हैं मुसलमानों के। कोई लीडरलेस कौम है ये मुसलमान, कहीं नहीं है। हम दलाल हैं, इस बात को कहने में कोई हमको आपत्ति नहीं है।
जितने भी अलग अलग मुसलमानों के इदारे हैं, दाढ़ी टोपी लगाने वाले मुसलमानों के दलाल, खादी पहनने वाले मुसलमानों के दलाल, मुसलमान कौम के सौदागिरी में लगे हुए लोग, कभी भी हमारा मज़हब जो कहता है सबसे पहले, जिसको फ़र्ज़ किया गया, तलब अल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फ़र्ज़ है। उसी तरीके जिस तरीके से नमाज़ पढ़ना, आप नमाज़ पढ़ने के लिए बार बार कंपेल करते हैं, नमाज़ पढ़िए, ज़रूरी है। जिस तरीके से आप जो है उस चीज़ के ऊपर इतना जो है आग्रहपूर्वक कह रहे हैं कि किसी सूरत में आपको करना है, आपको एजुकेशन हासिल करना है, इसके लिए कौन सा आंदोलन आप चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं। अच्छा। दूसरे की बात छोड़ लीजिए, मुस्लिम कौम के जो बड़े लोग हैं वो लोग जो कुछ व्यवस्था उनके लिए कर देंगे, आप जो है पुलाव मीट बैठ के खा लीजिए, अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, यहीं तक के सीमित कर दिया गया है। अभी जो है तन बदन को ढकने का प्रबंध अभी बाकी है, और मुसलमान लोग क्या है, उर्दू बोलने की अय्याशी में मरे जा रहे हैं। वो नहीं चलेगा। बुनियादी शिक्षा जो इस्लाम की है, पहले इल्म हासिल करना है। आप पढ़ लिख लीजिएगा तो अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आप मुसलमान लोग मुसलमान को कह रहे हैं नहीं पढ़िए। अब जो गरीब आदमी है, पेट काट के बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों ने चलाया हुआ है अभियान लोगों को पढ़ाने, जो इसलिए कि निजी अकेले लेवल पे कितना क्या कर सकता है निजी तौर पे। लेकिन जहाँ तक हो रहा है, देख रहे हैं कि एक मैकेनिक है, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया ढंग से, उसका बच्चा जो है सरकारी नौकरी में चला गया, रेलवे में। अब वो पढ़ लिख लिया तो वो अपने बच्चों को बेहतर बनाएगा, अपने भाई बहनों को बेहतर बनाएगा, उन लोगों को पढ़ाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इल्म हासिल करना है, जो तालीम है, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक ना। और इंटरप्रिटेशन जो इस्लाम का है वो गलत है। इस्लामिक आतंकवाद है तो ये है वो है, ये कैसे है? ये सबसे बड़ी विडंबना क्या है इस देश में कि आप मुसलमान हैं तो आपको जो है देशभक्त होने का सबूत आपको देना पड़ेगा, लाहौर पड़ेगा। देशभक्ति क्या चीज़ है? दिखाने वाली चीज़ है? आप दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। आप चलते हुए रास्ते पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठा के बगल में डाल देते हैं, देशभक्ति है। आप टिकट कटाने जाते हैं स्टेशन पे, आप अपने लाइन में खड़े होकर अपने बारी का इंतज़ार करते हैं, विशेष होने का जो है आग्रह आपके अंदर नहीं है, आप साइड लाइन से जाके अपनी सुविधा का इस्तेमाल, अपनी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, ये देशभक्ति है। देशभक्ति का मतलब जो है कंधे पे झंडा लेके इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय हो का नारा लगाना देशभक्ति नहीं है। ये कहते हैं कि जब आस्था घटने लगती है तो प्रदर्शन बढ़ जाता है, तब प्रदर्शन कर रहे हैं, आस्था नहीं है उसमें। हर एक, ये मैं किसी विशेष लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदू के लिए भी लागू होता है, मुसलमान के लिए भी लागू होता है, हर भारतीय के लिए लागू होता है। प्रदर्शन कम करिए, आस्था मन में पैदा करिए। चीन को गाली दीजिएगा तो चीनी वस्तुओं का इस्तेमाल करिएगा। किस तरह की देशभक्ति है आपकी? वो सस्ती चीज़ है, उसको ले लीजिए। अगर 2 पैसे फाजिल देना है, अगर मैंने देसी चीज़ खरीदने के लिए, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। विचार बदलने की ज़रूरत है। सोशल इंजीनियरिंग का काम देश में हो चुका, नेशनल इंजीनियरिंग का काम होना बाकी है, और लंबा सफ़र अभी तय करना है इसमें। इस वक्त जो माहौल बना दिया गया है, मैं आपसे एक छोटा सा और सवाल करना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग ये इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। जय श्री राम और अल्लाह अकबर, क्या दिक्कत है इस नारों में? कोई दिक्कत नहीं। जो कोई मुस्लिम कहता है कि मैं नहीं बोलूँगा, हिंदू कहता है कि मैं नहीं बोलूँगा, सब अपनी अपनी चीज़ें करना। का अर्थ जानते हैं? वंदे मातरम पे इतना जो राजनीति होती है, वंदे मातरम का अर्थ जानते हैं? माँ तुझे सलाम। सलाम का मतलब सलामती। ए माँ दरेगी थी तेरी हैरत भी बजा है, तेरे ही न काम आया तो सर किसके लिए था? वंदे मातरम, मैं तुमको वंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ, तुम्हारी सलामती के लिए तुम्हारी दुआ करता हूँ। वंदे मातरम का अर्थ ये है। कौन मुसलमान बोलना नहीं चाहेगा? हर चीज़ राजनीति थोड़ी है। मैंने मन से वंदे मातरम का पाठ किया है, गायन किया है, खुद लोगों के सब प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया है। लोगों ने कटघरा में खड़ा किया, हम कह कि आप जाहिल हैं, आप नहीं जानते हैं वंदे मातरम का अर्थ क्या है। ये पूरी इसकी हरियाली की चर्चा होती है, इसके पर्यावरण की चर्चा उसमें है, इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता की, धरती की सुंदरता की चर्चा है, उसकी सलामती की हम दुआ करते हैं, तो हम काफिर हो गए? गलत बात है इन सारी चीज़ों को, ये गलत है। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहने में आपत्ति नहीं है, टोन और टेक्सचर का फर्क पड़ता है। अब सीताराम कह के तो देखिए,
क्या मुलायमियत है? सीताराम, वही कहने की परंपरा हमारे देश में रही है। जय श्री राम, आप लड़ाई के मैदान में नहीं खड़े हैं कि हर हर महादेव और जय श्री राम करेंगे। समाज को बनाना है सीताराम के, क्या माने अंदर से फील होता है मुलायमियत का जय सीताराम कहने में। आप बोल के देखिए, उच्चारित करके देखिए, मेरा दावा है हमारे यहाँ सीताराम की परंपरा है। हम सृजन करने चले हैं, विध्वंस करने नहीं चले हैं। विध्वंस के लिए जाइएगा तो जय श्री राम कहिए। आप अल्लाह अकबर क्यों नहीं कर सकते हैं? कहिए। हम सीताराम कहें, आप अल्लाह अकबर कहिए, तब समाज बनेगा। और नहीं तो विध्वंस को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और मेरा मानना यह है कि जिनके हाथ में शक्ति है उनका संवेदनशील होना ज़रूरी है, वरना सृजन संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा गुलरीत साहब आपका, क्योंकि आपने बहुत अलग अलग मुद्दों पे बहुत सारी बातें कही। हमने भोजपुरी साहित्य पर भी बातें की, हमने भोजपुरी में जो आजकल जो अश्लीलियत है उस पर भी बातें हुई हमारी। मुस्लिम समाज, हिंदू समाज और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर भी बात हुई। आखिर किन कारणों से एक द्वेष की भावना फैल रही है उस पर भी बातें हुई। ये मुलाकात मुझे याद रहेगी हमेशा, और मैं जब भी अगर ऐसा मौका रहा तो मैं आपसे दिल्ली में भी मिलना चाहूँगा। और हम बताना चाहेंगे कि ऐसे लोग हैं, सिर्फ मोतिहारी में नहीं हैं, ये बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हैं, पटना में भी हैं, समस्तीपुर में भी हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हर जगह हैं। ज़रूरत है खोजने की, आपसी द्वेष को भुलाकर भाईचारा बढ़ाने की। किसी एक धर्म और किसी एक जाति की चीज़ों को लेकर के लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो एकता में है, जो समानता में है, वो मज़ा कहीं नहीं मिलेगा।